हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो सब लीनियर मोशन में आता है। लीनियर का मतलब होता है जो रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। ठीक है, चाहे वो 2 डायमेंशनल हो चाहे 1 डायमेंशनल हो। अब हम लोग एक नई दुनिया में जा रहे हैं जो जिसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहाँ पे लीनियर भी रहेगा और एक गोल गोल घूमने वाला मोशन भी रहेगा जिसे हम लोग रोटेशनल भी बोल सकते हैं या एंगुलर मोशन भी बोल सकते हैं। देन इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में हमें कुछ कुछ चीजें एकदम बेसिक है जो आज हम लोग जानेंगे। देखिए, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जैसे आप एक सर्कुलर ट्रैक या एक सर्कुलर पाथ है, तो आप इस सर्कुलर ट्रैक या पाथ में कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, ठीक है, सपोज हम लोग, और सर्कुलर मोशन जो होता है बच्चों वो भी एक 2 डायमेंशनल मोशन ही है। 2 डायमेंशनल मोशन ही होता है, ठीक है। अब आप देखो कि सपोज कर लेते हैं कि यहां पे एक पार्टिकल है P पॉइंट पर, ठीक है, और वो पार्टिकल चलते हुए Q तक पहुंच रहा है। तो आप यहां पर देखिए, यहां पर एक साथ 2 चीजें हो रही है। क्या 2 चीजें हो रही है? एक पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, तो अगर हम लोग देखें तो P से Q तक का एक लेंथ कवर हुआ, एक डिस्टेंस कवर हुआ। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। इसे हम लोग आर्क का लेंथ कहते हैं, है ना। ये PQ क्या है? एक आर्क हो गया, और इसका जो लेंथ होगा दैट इज आर्क लेंथ। तो ये एक लीनियर मोशन या लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और आप देखिए ये पार्टिकल यहां से यहां गया तो एक एंगल भी कवर हुआ। सपोज ये थीटा है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब सर्कुलर मोशन होता है तो 2 चीजें एक साथ होती है। क्या 2 चीजें एक साथ होती है? एक लीनियर मोशन भी हो रहा है और एक एंगुलर मोशन भी हो रहा है। एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब हमें देखना है कि जब एक साथ ही हो रहा है, लीनियर भी और एंगुलर भी, तो दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। हमें कनेक्शन को पहले खोजना है बच्चों। तो चलिए कनेक्शन को खोजते हैं। देखिए, हम लोग ये जो है इसे रेडियस कहते हैं। दिस इज द रेडियस। ये रेडियस है, ये भी रेडियस ही है, ठीक है। ये अगर O है हमारा सेंटर, तो अब एक चीज देखिए, एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। ये कैसे आता है, अगर इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी करना है तो आप एक चीज देखिए। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल एक सर्कुलर पार्ट में यहां से यहां पहुंचा। एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि सर्कुलर मोशन मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा पूरा एक सर्कल ही होना चाहिए, ठीक है। सर्कल का एक पार्ट भी अगर है, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे है, अब इस पर अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो ये भी, इसमें भी सर्कुलर मोशन, हमारा जो भी सर्कुलर मोशन के फॉर्मूलाज हैं या रूल्स रेगुलेशंस हैं या लॉज होंगे वो सब इसमें लागू हो जाएगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो सर्कुलर मोशन का मतलब ये नहीं है कि पूरा एक सर्कल ही होना चाहिए, पार्ट ऑफ अ सर्कल भी रहेगा तो चलेगा। चलिए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉर्मूला कहां से आता है। सपोज दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो ये आर्क लेंथ हो गया x और रेडियस हो गया मान लेते हैं r, ठीक है। अब अगर ये x बहुत स्मॉल रहे बच्चों, अगर ये x बहुत स्मॉल रहे, मान लीजिए पॉइंट यहां नहीं होके अगर यहां होता या और नजदीक होता, यहां पे होता, तो ये जो आर्क बना रहे हैं, ये आर्क आपको ऑलमोस्ट लगता कि एक स्ट्रेट लाइन है। और जितना ये क्लोज होता ये एंगल भी उतना छोटा होते चला जाता। तो अगर हम लोग ये मान लें कि ये, आपको समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा बनाया है, अगर हम ये मान लें कि ये बहुत स्मॉल है तो ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन लगेगा।
और स्ट्रेट लाइन अगर लगेगा तो tan थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन लगेगा तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई r। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस x बाय r। और अगर मान लेते हैं कि ये बहुत स्मॉल है, ये x बहुत स्मॉल है, तो ये थीटा भी बहुत स्मॉल हो जाएगा। फॉर वेरी स्मॉल थीटा, फॉर वेरी स्मॉल एंगल मतलब थीटा, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा के ही बराबर हो जाता है, करेक्ट, क्योंकि tan जीरो का वैल्यू जीरो होता है। जितना एंगल छोटा होगा जो एंगल है वही उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू x बाई r, मतलब एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू x बाई r होता है, करेक्ट। इस तरह से आप इसको समझ के रख सकते हैं। अब देखिए एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस हो गया। तो एंगल एट द सेंटर क्या है बच्चों, थीटा है, और आर्क लेंथ कितना है, x है, और रेडियस है r, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे देखिए कि ये x भी आपका चेंज हो रहा है, मतलब आर्क लेंथ भी चेंज हो रहा है, और थीटा मतलब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। बट जो r है दिस इज कांस्टेंट, ये r जो है ये कांस्टेंट है, रेडियस नहीं बदल रहा है, करेक्ट। रेडियस का तो यही गुण होता है कि डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए। तो अगर हम लोग d थीटा बाई डी टी करें, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें, जो d थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू r तो चेंज हो नहीं रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, dx बाई डी टी हो जाएगा, करेक्ट, dx बाई डी टी हो जाएगा। अब dx बाई डी टी इसे हम लोग लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, और d थीटा बाई डी टी इसे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। तो दिस टर्म बिकम्स एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये चेंज इन एंगल पर यूनिट टाइम, चेंज इन एंगल पर यूनिट टाइम। सो ये आपका हो गया एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट। और ये dx बाई डी टी हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, दिस इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। तो आपका क्या रिलेशन आ रहा है, हमारा रिलेशन आ गया एंगुलर वेलोसिटी, इसे हम लोग स्मॉल w या ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा या स्मॉल w इज इक्वल टू v, वेलोसिटी को हम लोग v लिखते हैं, बाई r। तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई r, या v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ये है रिलेशन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। और ये आप बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा, और बाकी पैरामीटर्स को भी हम लोग देखेंगे। इसे आप लोग नोट डाउन कर लें। चलो बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू v दैट इज लीनियर वेलोसिटी बाय r, ये हमारा रिलेशन निकला, दैट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। फिर हम लोग यहां डिफरेंशिएट करेंगे, सो इट बिकम्स d ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू dv बाई डी टी, और यहां पे हमारा 1 बाई आर तो है ही, d ओमेगा बाई डी टी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सो इट बिकम्स एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम लोग अल्फा लिखते हैं। चेंज इन लीनियर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन बाई आर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। आपका क्लियर है? जो रिलेशन आपका वेलोसिटी के साथ था वही रिलेशन आपका एक्सेलरेशन के साथ भी है। क्लियर? ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बट यहां पे एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि यहां पे आप थोड़ा सा एक लेटर लिख दीजिए t, बिकॉज दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लीनियर तो है बट इसका जो डायरेक्शन होगा ना वो अलोंग द टेंजेंट होता है, वो मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बस आप यह ध्यान रखिए, इसे हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे। क्लियर? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये था आपका लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, और दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन जो कि हम यहां पे टेंजेंशियल कह रहे हैं, और
एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसको टेंजेंशियल क्यों बोल रहे हैं और हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई भी अगर पार्टिकल एक सर्कल में अगर मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए पार्टिकल यहां पे है, तो हम लोग इसका डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? बिकॉज किसी भी कर्व का अपना डायरेक्शन नहीं होता है, तो हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इसका रोटेशन किधर हो रहा है या किधर घूम रहा है। जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसका एरो हम लोग इधर देंगे, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हम लोग जानते हैं कि कोई भी कर्व में, जैसे कोई भी कर्व होता है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो इसका डायरेक्शन अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ पे डायरेक्शन पता करना है तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और डायरेक्शन ऑफ मोशन को लेते हैं, मतलब उसका किधर चल रहा है वो, उसके हिसाब से एरो देके डायरेक्शन पता करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा डायरेक्शन पता करने का तरीका। अब देखिए, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका दो तरह का एक्सेलरेशन होता है। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, वन इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अलोंग द टेंजेंट होता है, और दूसरा होता है रेडियल एक्सेलरेशन जो कि अलोंग द रेडियस होता है। दिस इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रहता है तो उसमें दो तरह का एक्सेलरेशन होता है, वो एक होता है रेडियल और एक होता है टेंजेंशियल। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो रेडियस होता है और जो टेंजेंट होता है ये ऑलवेज आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये तो एक सर्कल का प्रॉपर्टी है, आप लोग 9 या 10 में शायद मैथ्स में इसको पढ़ते हैं। तो जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, वो ऑलवेज एक दूसरा के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो अगर हमें कहा जाए कि एक पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है या सर्कुलर मोशन में है, उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए, तो हमारा दो एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है? तो जब एक्सेलरेशन वर्ड बोला जा रहा है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ऑफ a टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस a रेडियल का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरा के परपेंडिकुलर है, एक दूसरा के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपसे कहा जाएगा कि टेंजेंशियल कैलकुलेट करना है तो टेंजेंशियल करेंगे, रेडियल कैलकुलेट करना है तो रेडियल करेंगे। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, दिस इज कॉल्ड dv बाई dt। ये हमारा dv बाई dt होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखा था। और ये जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है ये हमारा होता है v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर बाई r। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म, एक वर्ड पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब आप बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ठीक है, बट आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है कि सर्कुलर मोशन जो होता है ना, वो हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन रहेगा। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर v हमारा स्पीड है, यहां पर बच्चों v जो है वो वेलोसिटी नहीं है, v यहां पे स्पीड है। तो v अगर हमारा स्पीड है और वो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। v अगर हमारा स्पीड को डिनोट कर रहा है और अगर वो v हमारा कांस्टेंट है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर v कांस्टेंट रहेगा तो ये वाला टर्म हमारा जीरो आ जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर पैरामीटर कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा जीरो आ जाएगा। बट रेडियल एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब हमारे पास अगर हम लोग रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, बट ये तो नॉन जीरो रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा नॉन जीरो आएगा। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी इट इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज इसका दो एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल और रेडियल, और दोनों ही लीनियर है। दोनों ही एक्सेलरेशन कैसा है? लीनियर है। इसका रेडियल एक ही एक्सेलरेशन है, अल्फा इज इक्वल टू a टेंजेंशियल बाय r।
जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, सॉरी रेडियल बोल दिए, इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो एक ही है, बट इसके लीनियर एक्सेलरेशंस दो हैं, एक है टेंजेंशियल और एक है रेडियल। रेडियल अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर होता है और दूसरा अलोंग द टेंजेंट होता है। और नेट एक्सेलरेशन हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है dv/dt, जहां पे v स्पीड को डिनोट कर रहा है, और रेडियल का होता है v²/r। अब मान लेते हैं कि अगर सर्कुलर मोशन हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, तब तो ये भी जीरो नहीं होगा, तब तो ये ऑलरेडी नॉन जीरो आएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या यूनिफॉर्म रहता है, तो आप बोलेंगे कि स्पीड यूनिफॉर्म रहता है। और स्पीड अगर यूनिफॉर्म रहता भी है तो एक्सेलरेटेड मोशन कैसे हो जा रहा है? बिकॉज यहां पे आप देखिए कि एक्सेलरेटेड मोशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि अगर ये टर्म जीरो हो भी जाता है, ये टर्म तो हमारा नॉन जीरो आएगा, मतलब एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी नॉन जीरो। दैट इज व्हाई सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इतना पहले आप लोग स्टडी कीजिए, फिर हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उनके बेस सिंपल फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, न्यू ईयर आप लोगों का अच्छा बीता होगा, सबको हैप्पी न्यू ईयर भी रहा मेरे तरफ से। और आप लोग अब फिर से पढ़ाई में लग जाइए, वीडियोस रेगुलरली अब आपको फिर से मिलने लगेंगे। कुछ दिन का ब्रेक लिए थे हम लोग, सब लोग एंजॉय कर रहा था तो मैं भी एंजॉय कर लिया थोड़ा, और उसके बाद हम लोग रेगुलर फिर से क्लासेस को रिज्यूम कर रहे हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हम लोग बेसिक्स पर पहले फोकस करेंगे। अगर बेसिक हमारा क्लियर होते जाएगा तो धीरे धीरे हम लोग अपने और भी चीज़ों को बिल्डअप करते रह जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल को फिर से बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और न्यू ईयर में हमें और भी लोगों तक पहुंचाइए, नए नए बच्चों तक हमें पहुंचाइए। थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।